चलो शुरू करते हैं। अब देखो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। दो तीन स्टैंडर्ड वैरायटी के क्वेश्चन हम करेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ग्राफ आता है, ग्राफ किस किस के बीच में, एफ एक्स के बीच में, ऐसा कुछ। है ना, ये वैल्यू दे देगा आपको 10 न्यूटन, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, और ये दे देगा आपको -5 न्यूटन। आपसे क्या बोलेगा, इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट origin is 5 meter per second, find its speed at 8 meter। बताओ कैसे करेंगे। सर इसका एरिया लेंगे। एरिया लेके क्या आ जाएगा, सर डेल्टा की आ जाएगा। हाँ, एरिया लेते ही वर्क आ जाएगा, राइट। यस सर। और वर्क किसके बराबर कर देंगे, डेल्टा के। डेल्टा। तो वर्क कितना आएगा निकालो, एरिया निकाल लो, वर्क आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन अपॉन एफ एक्स कर्व इज एरिया। वर्क डन, सॉरी, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व इज वर्क डन। तो कितना आएगा, ये तो है आपका कौन सा, पैरेललोग्राम, नहीं नहीं, क्या है ये, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इनटू हाइट, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 8 और ये 10। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, माइनस ये ट्राइंगल का बेस इनटू हाइट। मास दिया रहेगा आपको 2 kg। सो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v1 कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकंड, और v2 निकाल। सो जस्ट चेक कितना आता है ये, मास का वैल्यू डाल देना उधर, 40 - 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस 25। ये गया, तो कितना आ जाएगा, 35 + 25। 35 + 25 कितना, 60। तो यानी कि v2 आ जाएगा √60। √60 को क्या लिखा जा सकता है, √60 को क्या लिखेंगे बेटा, 2√15 2√15 मीटर पर। आंसर कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आप, यस हम कर सकते हैं। वर्क डन ही तो है वो, एरिया, इट इज k2 - k1, नॉट अ बिग डील। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। अच्छा, फोर्स और मान लो एक्सेलेरेशन देता, तो क्या सिर्फ हमको एक्सेलेरेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, मास से। मान लो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व ना दे करके एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व दे देता, मान लो ये एक्स देता, तब भी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बस। हाँ बस, क्योंकि फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। सर हम वो यूज कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ ADX इज इक्वल टू। हाँ वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। सर तो मास से क्यों मल्टीप्लाई किया? अबे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का होता है ना वो, तो वर्क डन हाँ। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। तो f Yes, को क्या लिखेंगे हम, m इंटू ADX, है यस ना। सर। नहीं तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, ADX बराबर v2 स्क्वायर
minus v1 square by 2. I hope you remember this formula from 1D. Do you remember this formula from 1D? You don't remember. Now you can remember. x1 से x2 याद आया कुछ? है ना, v1 दिया है तो v2 नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा, यानी कि तो 1D का क्वेश्चन बन गया। एरिया अंडर एक्स का फ्रॉम x1 टू x2 का ट्वाइस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी स्क्वायर। तो कभी कभी वो ax भी दे देता है, तो आप घबराइएगा मत, ठीक है, उससे भी वो हो जाता है और 1D में चला जाएगा क्वेश्चन। तो 2√15 आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन कहलाता है ये सब। और देखो साहब, फ्रिक्शन से ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये m है, ये म्याऊ है। आपसे क्या बोला है? ये थीटा है। आपसे बोला है फाइंड वर्क डन बाय मिनिमम फोर्स F to displace the object by D. Find work done by minimum force F to displace the object by D. यानी कि F का आपको वर्क डन निकालना है, लेकिन मिनिमम फोर्स होना चाहिए वो D डिस्प्लेसमेंट। तो आसान है, तो हमको ब्लॉक को चलाना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन थोड़ा सा हम लगाएंगे, सर फ्रिक्शन लगाएंगे mg इक्वल्स F cos थीटा। हाँ। तो देखो एफबीडी बना लेते हैं हम पहले। नॉर्मल किधर जाएगा? ऊपर। देखो एफबीडी का कितना यूज है वाकई में, लिटरली। तो देखो मिनिमम एफ, यानी कि हमको एफ का वो वैल्यू चाहिए मिनिमम, जिससे कि ये ब्लॉक क्या हो जाए, चलने लगे। ये ब्लॉक चलेगा कब? जब एफ cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। कुछ लोग फ्रिक्शन के कंसेप्ट ही भूल गए कल, और कुछ लोगों ने बहुत माइनस मार्किंग भी किया। आई कुड सी, मेरा इतना लेक्चर देने के बाद भी आई कुड सी सो मेनी माइनस मार्किंग। पता नहीं क्यों। माइनस मार्किंग पे थोड़ा कंट्रोल करो आप लोग, सब लोग। अरे कम मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस मार्किंग से बहुत दर्द होगा आपको, ठीक है। तो अगर सिर्फ चलाना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो पहले, तो कितना आ जाएगा? म्यू इंटू म्यू एन। एन कैसे निकालेंगे? फोर्स बैलेंस mg minus F sin थीटा। mg माइनस एफ साइन। तो म्यू mg माइनस एफ साइन, है ना। और अगर जस्ट चलाना है तो एफ cos थीटा किससे बड़ा होना चाहिए? म्यू mg minus F sin थीटा से। हाँ, जस्ट बराबर भी होगा तो भी चल जाएगा, मतलब जस्ट चलाना है ऐसा मान लो आप। तो यहाँ से एफ का वैल्यू कितना निकाला था अपन ने? हमने किया था ना ये सेम क्वेश्चन फ्रिक्शन में। एंड वन मोर सजेशन टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट टेक नोट्स लाइटली, डू नॉट टेक एग्जांपल्स टेकन इन द क्लास लाइटली, बिकॉज जो भी एग्जांपल्स मैं क्लास में ले रहा हूं दे आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, एंड इन मैक्सिमम टाइम इन एग्जाम्स यू विल सी इन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ओनली। सो आपकी डिपेंडेंस एग्जांपल्स जो क्लास में लिए जा रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और एग्जांपल का लिए ऐसा क्वेश्चन आया था, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, उसमें बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला क्वेश्चन। तो ऐसे ना करें प्लीज, जो क्लास में लिया है ना उसको तो परफेक्ट करें, उससे बहुत मार्क्स मिल जाएगा। ये आ जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या ऐसा ही आता था? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू
Yes. क्योंकि क्या होगा, म्यू एफ साइन थीटा उधर चला जाएगा, इधर म्यू एम जी बच जाएगा, तो एफ का वैल्यू ऐसे आ जाएगा। लेकिन हमको तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला बोलो। सर वो साइन थीटा कॉस थीटा को म्यू के फॉर्म में नहीं लाएंगे? नहीं नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा को म्यू के फॉर्म में नहीं लाना है, ठीक है, इतना ही रखना है, क्योंकि थीटा गिवन है आपको। तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। एफ की जगह कितना डाल दो, एफ और डी के बीच में थीटा ही एंगल है, तो आ जाएगा म्यू एम जी डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और आप चाहें तो इसी सेम फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू एम जी डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा। यस और नो, करेक्ट है? टेन थीटा कैसे हो गया? आपने डिवाइड किया cos कॉस थीटा से cos मैंने थीटा divide से डिवाइड किया। एग्जाम टाइम तो यही मिलेगा आपको, बट ऐसा भी दिखता है। cos थीटा से ये होगा ना, cos थीटा ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा इसका आंसर। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले, 1 we'll take one practical example also। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन भी था, उसमें भी गड़बड़ कर दिया बच्चों ने, मैंने क्लास में बताया था। टेंशन कब आता है कब नहीं आता है। अरे पहले फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। फ्रिक्शन यहाँ पे ओवरकम नहीं हो रहा था तो टेंशन जीरो आएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा, हो रहा है तो आ जाएगा। फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है इसमें, यानी कि म्यू एम जी साइन थीटा बड़ा होना चाहिए, या फिर सिंपल सी बात है, टेन थीटा बड़ा होना चाहिए म्यू से, तब जाकर के वो स्ट्रिंग खींचेगा, तब जाकर के उसमें टेंशन आएगा, नहीं तो कहां से टेंशन आ जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा, मतलब आप बताओ, क्या सॉल्यूशन देखने के बाद में आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, कर सकते थे? कितने लोग को ऐसा लगता है? After seeing the solution, after watching the solution, after going through the analysis, solution, how many of you would have solved? ऐसा सोचा किसी ने, अरे यार ये हो जाता, अरे यार काश, अरे यार काश। सर थोड़ा दिमाग लगाते हो जाता है, ऐसा लगता है सर। हाँ यस, वही चाहता है एक्चुअली फिजिक्स आपसे कि थोड़ा दिमाग लगाओ, घाई घाई में मत करो। आप कम क्वेश्चंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो जो परफेक्ट करो आप, ये मैं चाहता हूं। आप 25 क्वेश्चन में से 5 ही करो, बट 5 में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं परफेक्शन। 25 में से 20 कर रहे हैं, उसमें 10 सही 10 गलत, वो नहीं चलेगा, वो बहुत गंदा हो गया। मैं तो बोलता हूँ आप 10 ही क्वेश्चन करो और 10 ही परफेक्ट करो, 40 मार्क्स आ जाएंगे, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों। आई एम नॉट लाइंग, इफ यू गॉट ओनली 40 आउट ऑफ 60 not doing anything negative, I am happy. It means जितना भी आपकी खोपड़ी में जा रहा है ना, वो परफेक्टली जा रहा है, that is perfect। हाँ, एक आधा नेगेटिव चलेगा, ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा नेगेटिव नहीं, 5 तो बहुत ज्यादा हो गए। और मैं देख रहा था कल सबके 5 से ज्यादा नेगेटिव, ये लो साहब, 5 से नीचे में देख रहा था कोई मिले मिले मिले, कोई नहीं मिल रहा, मैक्सिमम लोग 5 के ऊपर। 25 तो टोटल क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 तो नेगेटिव ही हो गए, है ना। उससे बचो आप लोग, है ना, मेरी बातों को कान खोल के सुनो और बचने का कोशिश करो, नेगेटिव से बचो। क्योंकि आपको देख के लगा होगा, अरे यार थोड़ा ऐसे कर देता, ये तो पढ़ाया था सर ने, ऐसा होता है, मैंने गड़बड़ कर दिया। तो जब आप एनालाइज करते हैं ना, तो अपने पॉइंट्स को लिखो, मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। एंड इन नेक्स्ट एग्जाम आप लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अभी जैसे आपने बनाया होगा, एनालाइज किया होगा, आपको पता लगा होगा आपकी क्या गलती, पर जब आप दूसरा एग्जाम देने जाएंगे ना, यू विल फॉरगेट। आप लोग को ये याद रहेगा क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रेटेजी को भूल जाओगे आप, या आपकी गलतियों को फिर से आप दोहराने लगोगे, सेम चीज। तो इसीलिए उन चीजों को एग्जाम के पहले आप जरूर देखें। एग्जाम के पहले आप देखते हैं फ्रिक्शन, एनएलएम, सब कुछ देखते हैं। एग्जाम से पहले आप ये भी देखो कि पिछली बार मैंने क्या गड़बड़ किया था, इस बार नहीं करना है मुझे।
पिछली बार मैंने ये गड़बड़ किया था, इस बार मुझे नहीं करना है वो सब कुछ, ठीक है? तब जाकर के आपका थोड़ा इम्प्रूव होगा। लेकिन सिर्फ आप ये लगे रहेंगे कि क्या आने वाला है, मैं कैसे करूंगा, हो गए फिर आप उसमें आप गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि समझना और मार्क्स लाने में बहुत अंतर है। डीपीपी में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। डीपीपी यू डिड नाइसली एक्चुअली, सो मेनी ऑफ यू, इवन दो डीपीपी वाज हार्ड आल्सो, राइट? डीपीपी भी कोई आसान तो था नहीं उस दिन का भी, बट बच्चों ने अच्छा स्कोर किया उसमें। रीजन क्या मैं बताता हूँ आपको। डीपीपी में क्या होता है, हमारा एक अलग मेंटेलिटी होता है, अरे इसका मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करता, तो वी डू इट विथ फ्री माइंड, वी डू इट विथ फ्री माइंड। फ्री माइंड से हम लोग करते हैं डीपीपी, ज्यादा सोचते नहीं, आराम से फ्री माइंड से सॉल्व करते हैं, तो अच्छा मार्क्स आ जाता है, वही डिफिकल्ट चीज का ही। लेकिन जब एग्जाम आता है तो प्रेशर रहता है, एक देयर इज सम स्ट्रेस इन एग्जाम। अरे यार 3 घंटा है, 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो केमिस्ट्री वाला जो प्रेशर है वो फिजिक्स को गड़बड़ कर देता है, फिजिक्स वाला प्रेशर मैथ्स को गड़बड़ कर देता है, मैथ्स वाला प्रेशर इसको गड़बड़ कर देता है। इस वजह से एग्जाम इज अ डिफरेंट थिंग। You know very well, you are getting the things very well, but still you are suffering in the exam just because एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि एग्जाम नहीं है, ये एक डेमो टेस्ट है, तो काफी सारा चेंज उसमें आ सकता है। मैं आपसे बोल दूं कि ये आपके मार्क्स शेयर नहीं किए जाएंगे, किसी को भी नहीं दिखाए जाएंगे, तो भी आप एक अलग मेंटेलिटी से उसको अप्रोच करें। या फिर मैं आपसे बोल दूं इस बार एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ डीपीपी है तीनों का एक साथ, तब भी आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी सोचने की। तो ये बहुत अजीब है एक्चुअली एग्जाम। आप लोग बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम से खुद को जज मत करो आप लोग, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है। मेरा माइंड कितना कंट्रोल्ड है, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, मैं कितना जल्दबाजी कर रहा हूँ, मैं कितना स्लो कर रहा हूँ, मैं कितने परफेक्शन के साथ कर रहा हूँ, मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ, है ना? मैं इजी वालों को पहले ले रहा हूँ या हार्ड वाले को पहले ले रहा हूँ, या जो पहले आ रहा है उसी को कर रहा हूँ। पहले मैं फिजिक्स को ले रहा हूँ, केमिस्ट्री को ले रहा हूँ, या मैथ्स को ले रहा हूँ। मैथ्स का इफेक्ट क्या केमिस्ट्री पर भी जा रहा है क्या केमिस्ट्री का इफेक्ट फिजिक्स पे भी जा रहा है क्या? एक क्वेश्चन अगर आपका नहीं होता है तो वो आपको डिमोटिवेट कर देगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, जो दूसरा क्वेश्चन है जो आपको आता होगा वो भी नहीं आएगा। तो कल फिजिक्स का पेपर टफ था, तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, तो उनका इफेक्ट उन क्वेश्चंस पे भी पड़ा होगा जो आपको आते थे। एंड दैट हैपेंस, दैट वी हैव टू प्रैक्टिस कि भाई हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका इफेक्ट बाकी जो क्वेश्चन आता है उसमें ना पड़ जाए, और हम लोग उसमें गलती ना कर बैठे। ऐसा हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा कल फिजिक्स में? मुझे लगता है ऐसा हुआ रहेगा। सर होता है ऐसा। हाँ, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसमें आप उलझ गए हैं, आपको वो समझ नहीं रहा है, तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ जाता है। तो एग्जाम क्या होता है एक्चुअली, मेंटल प्रिपरेशन भी होना बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअली फॉर्मूले बेस्ड यू आर प्रिपेयर्ड, theoretically you are prepared, physically also you are prepared, but mentally you may not be prepared. तो मेंटल प्रिपरेशन में हमको यही ध्यान देना पड़ता है कि जो आता है ना, जो आपके लिए क्वेश्चन बना है उधर, उसको आप पहले कर ले। जो आपको आता है ना वो पहले करें। ऐसा नहीं कि जो पहले आया उसको पहले कर, नहीं, आपके लिए क्या है उसमें। जैसे हमको कोई दोस्त बोलता है चल यार घूमने चलते हैं, या फिर वो मूवी देखने चलते हैं, तो आप क्या पूछते हैं किसका मूवी है? अब मान लो मूवी है लेट्स से सनी देओल का मूवी है ना, तो बोलेगा नहीं नहीं यार मेरे को सनी देओल पसंद नहीं है। बोले ऋतिक रोशन का लगा हुआ है, तो आप बोले हाँ चलो 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 चलो, ऋतिक रोशन का मूवी है, चलो चलो। अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस। इन द सेम वे देयर आर 25 क्वेश्चन, पर उन 25 क्वेश्चन में से आपके लिए कौन सा है वो आपको ढूंढना है। मुझे नहीं लगता सब 25 क्वेश्चन आप कर पाएंगे सारे के सारे, लेकिन हाँ आपके लिए है उधर, तो आपके लिए जो है उसको उठाओ ना, उसको तो करो। आप उसकी क्यों चिंता करते हो जो आपके लिए नहीं है? आप उसकी चिंता करो जो आपके लिए है, उस पर फोकस करो बस। चाहे फिर आपके लिए उसमें 5 या 10 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, वो आपके लिए, आप उनको करो अच्छे से।
बाकी को छोड़ दो, बाकी आपके लिए नहीं बने वो, क्योंकि आपका प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है या फिर वो आपके समझ के परे है, छोड़ो उनको। तो ऐसे करने से भी आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो चेंज होता रहता है, बट आपके लिए जरूर वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन बैठा है। उस क्वेश्चन जो आपको आता है वो दूसरे क्वेश्चन की वजह से इफेक्ट नहीं हो जाना, वो आप ध्यान रखें हमेशा। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। इफ अ बुलेट enters with speed u in a plank, वुडन प्लैंक, बताओ अगर कोई बुलेट स्पीड u से अगर वुडन प्लैंक के अंदर जाएगा तो उसका स्पीड घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। ठीक सर। एंड कम्स आउट विथ v, फाइंड आउट हाउ मेनी planks are required to stop the bullet completely. समझ में आया क्वेश्चन? यस। एक प्लैंक से जा रहा है तो यू हो जा रहा है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स मुझे चाहिए जिससे वो पूरा बुलेट क्या हो जाए? रुक जाए। assume constant retarding force provided by each plank. यानी कि हर प्लैंक से कैसा आपको मिल रहा है? कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स मिल रहा है। तो ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम से बन जाता है। तो देखिए एक प्लैंक की बात करते हैं हम लोग, ये एक प्लैंक है, ठीक है, और इसे एक बुलेट ऐसे पास हुआ अंदर, कितने से जा रहा था? यू से जा रहा था। कितने से बाहर निकला? यू से बाहर अंदर गया, से बाहर आया। वी से बाहर है। तो इस कौन बड़ा होगा? वी बड़ा होगा या यू बड़ा होगा? यू बड़ा होगा। यू बड़ा होगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक रिटार्डिंग फोर्स इस पर किधर लगा होगा? आगे या पीछे? पीछे। पीछे लगा होगा। पीछे लगा होगा। तो इसका मान लेते हैं हम थिकनेस जो है एल है ना, या एल है, ये विड्थ डब्ल्यू भी मान सकते हैं। तो इस पर एक कांस्टेंट फोर्स पीछे लग रहा होगा, मास एम मान लेते हैं, मास एम की कोई जरूरत नहीं वैसे। ये रिटार्डिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव वर्क डन होगा। और क्या माइनस एफ आर इंटू एल होगा? यस सर। यस सर। Yes. एमजी किधर गया? एमजी का भी वर्क डन आएगा ना, एमजी का कहाँ से वर्क डन आ जाएगा? नहीं आएगा, परपेंडिकुलर। हाँ, एमजी का वर्क डन कैसे आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यस और नो? यस सर। तो ये बन गया इक्वेशन 1। अब मान लेते हैं ये तो एक प्लैंक से निकाला, so let us consider how many planks? एन After n planks bullet stops completely, मान लेते हैं। सर वी जीरो करेंगे और एन एफ आर एल होगा। अरे खतरनाक, मजा आ गया। यस, अगर मान लो मैं n प्लैंक्स लगा दूंगा तो सभी प्लैंक्स का कितना वर्क हो जाएगा टोटल मिला के? एन एफ आर एल। एफ आर एल। NFRL। एक यस प्लैंक का सर। वर्क अगर FRL है तो ये NFRL हो जाएगा। तो ये पहला, दूसरा और ये nth हुआ। और ये u से जा रहा था, लेकिन बाहर जब निकलेगा तो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा? जीरो। 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 यानी कि फिर से मैं कौन सा थ्योरम लगाऊंगा? वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थे। तो यहाँ पर भी NF, आप यहाँ पे FRL ऐसे टोटल माइनस NFRL इज इक्वल टू हाफ एम जीरो स्क्वायर माइनस यू।
अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सिंपली डिवाइड कर दो, सिंपली डिवाइड करो इक्वेशन 2/1 करने पर। करो बेटा इक्वेशन 2/1 करो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, व्हाट यू विल गेट, कौन कौन कट जाएगा, माइनस एफ आर एल और माइनस एफ आर एल कट हो जाएगा। तो क्या बचा n, और इधर क्या बचेगा माइनस हाफ यू एम बी स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर यहाँ पे बचा, और यहाँ पे बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। माइनस यू स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, यस, यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है बेटा, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, 1/1 माइनस यू बाई वी का, सॉरी वी बाई यू का होल स्क्वायर। समझ में आया, यस सर। यानी कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट कंप्लीट। याद हो गया फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, प्रैक्टिकल है, दिस इज प्रैक्टिकल एग्जांपल। कितनी बुलेट, कितना प्लैंक्स चाहिए होगा, लिख लिया, आगे चले। यस सर। चल अब इसी के ऊपर आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप खटक से आंसर बताइएगा, है ना, बहुत लुलाल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इफ बुलेट ऐसे मत देखो, हाउ मेनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड, टू स्टॉप द बुलेट। इफ, इसमें दो केस है, पहला है बुलेट लूजेस 1/4 of his velocity after passing through one blank। एक प्लैंक से निकलने के बाद उसका वेलोसिटी का ऐसे लॉस होता है। और दूसरा क्या है, a bullet comes out of one plank with 1/4 of initial velocity। सर फर्स्ट केस में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 1/4 होगा। तीसरा, a bullet loses half of kinetic energy। सर फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी 3/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और सेकंड में 1/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। चलो पहला देखो, v अगर देखे पहला वाला, तो कितना लॉस हो गया बेटा,
1/4 1/4 लॉस हो चुका है, तो बचा कितना? अगर 1/4 लॉस हो गया, 3/4 3/4 बच गया। यानी कि पहले क्वेश्चन में अगर u से गया तो बाहर कितने से आया? 3u/4 से, राइट? ऐसे ही होगा प्रणव, क्योंकि 1/4 तो चला गया, तो 3/4 बच गया। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा v/u का? 3/4। यस और नो? इसी रेशियो को हम कहाँ पे डाल देंगे? तो फॉर्मूले में डालते हैं, कितना आ जाएगा? 1 - 1/3/4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 4 अपॉन सर 16/25। 16 आएगा। 16 आएगा क्या? नहीं 16/7 आएगा। यस सर 16 आएगा ऊपर। 16 अपॉन 20 16 माइनस 9 15 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा अप्रोक्स? ये पॉइंट में कितना? 2.28 यानी कि 3 प्लैंक। 2.2। यस सर। अरे आधा प्लैंक तो आप लेने जाएंगे नहीं मार्केट से है ना? तो आपको पूरे कितने प्लैंक्स लगेंगे? 3 प्लैंक्स लगेंगे। सर 2 भी हो सकता है ना? 2 में रुकेगा ही नहीं, 2 से ज्यादा है ना ये तो। दूसरे में रुक जाएगा। देखो कैसे रुकेगा, मैं बताऊं आपको ना। ऐसे रुकेगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ कहीं बीच में रुक जाएगा, राइट? यस सर। हमको कितने चाहिए? 2 या 3? 3 चाहिए। 3 चाहिए हमको, 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए। सेकंड कैसे करेंगे? बुलेट कम्स आउट ऑफ द प्लैंक विद 1/4 ऑफ इनिशियल स्पीड, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा दूसरे में? u से गया u/4। यस सर। क्यों मानसी माने? u/4। तो u/4 से अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? n का फॉर्मूले में डाल दो, v/u कितना आ जाएगा? 1/4। सर मतलब पहला एम हमारा रेशो फाइंड करना है क्या सर? फिर वो डालना है क्या? हाँ, आपको अलग अलग दे देगा ना, तब भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं फॉर्मूले में। रेशियो नहीं भी फाइंड आउट करोगे ना, तो आप यहाँ पे डाल के कर सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम हमको रेशियो निकाल के डायरेक्ट फॉर्मूले में डालना होता है, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आई एम टॉकिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आई एम टॉकिंग, ओके? स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा आंसर फिर उस हिसाब से? बोलो आंसर। 1/1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 16/3 15 यानी कि 1 पॉइंट 1.06 यानी कि 2 प्लैंक्स, राइट? 2 प्लैंक्स लगेंगे। यस सर। 2 प्लैंक्स लगेंगे। थर्ड वाला बताओ कैसे करोगे? v/u 1/2 होगा। बुलेट लूजेस हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बच गया, तो कितना काइनेटिक एनर्जी बचा वापस से? हाफ। आधा बचा। हाफ काइनेटिक एनर्जी आधा, तो वेलोसिटी कितना? u/√2। अरे भाई गड़बड़ हो गया सर। यस सर u/√2 आएगा। अरे आर यू गेटिंग? Yes, अगर sir. मैं यहाँ से रेशियो लू, रेशियो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m/u², फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m/v²। रेशियो लो एक बार, रेशियो लो दोनों का, कितना आएगा? v और u में रिलेशन निकालो, अभी पता लग जाएगा। तो 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा u²/v²। तो v² बराबर u²/2, यानी कि v/u का वैल्यू कितना आएगा? 1/√2 या 1/2? 1/√2। समझ में आया क्या? समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे निकाल लेंगे बेटा फिर आप लोग? 1/1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि कितना? 2 प्लैंक्स, राइट? Yes, sir. ऐसे घबराना मत आप लोग, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में दे देगा, तोते नहीं उड़ जाने चाहिए, करना आना चाहिए। चलो चौथा मैं देता हूँ, कम्स आउट विद 9/16 of initial velocity of
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बोलो कैसे करेंगे? 9/16 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर आता है। कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स आपको लगेंगे? तो पहले इनिशियल होगी K इक्वल्स हाफ mu स्क्वायर, और फाइनल होगा 9K/16 के, 3/4 9K/16 4 इक्वल्स u हाफ होगा mv सर। स्क्वायर। सर सेकंड वाला v 3/4 होगा। 3/4 u। 3/4u, और 3/4u का तो अभी अपन ने निकाला था ना, कितना आया था? तो इसमें क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगा, बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एक प्लेन से निकलने के बाद, ऐसे 9K/16। दोनों का सर रेशियो ले मतलब लेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में मतलब जो दिया रहेगा इनिशियल 9/16 नंबर, तो उसका स्क्वायर रूट लेना है क्या सर? अरे हमको ये निकालना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है तो देखता रहना, ये निकालना है, ठीक है? यस सर 3/u आएगा 3/4। यस, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कहे थे, है ना? सही है ना? नहीं, थ्री सही है बाई सर। फोर 3/4, तो 3/4 के हिसाब से अभी आंसर कितना आया था, हमने देखा था ना 3/4 के हिसाब से। हाँ 3 प्लैंक्स आया था, 3 प्लैंक्स। हाँ 3 आ गया था, 3 प्लैंक्स आ जाएगा। समझ गया ना नंबर ऑफ प्लैंक का फंडा? यस सर। कैसे पूछेगा वो आपसे, नंबर ऑफ प्लैंक बताओ, नंबर ऑफ प्लैंक से मत डर जाना, ठीक है? सर वो फर्स्ट केस में 3u/4 कैसा है? अबे 1/4 का लॉस हो गया तो कितना बचेगा 3/4। फिर? तू बता रहा है या मैं बता रहा हूँ? सर वो कंडीशन पढ़ के समझा नहीं था इसलिए। 1/4 का लॉस हो जाता है तो 3/4 बचता है। एक और बढ़िया एग्जांपल, मजेदार, देखो। एक बॉल को यहां से छोड़ दिए 5 मीटर ऊपर से, कितना ऊपर से? रिलीज कर दिया इसको 5 मीटर ऊपर से। ये सब ना प्रैक्टिकल चीजें हैं और बहुत मजा आता है इनमें सोल्व करने में। एक बॉल को रिलीज कर दिया है, मास इसका m मान लो, चलो मास दे देता हूँ 1 किलो, छोड़ दिया इसको। ये था आपका 20 मीटर, कितना था 20 मीटर, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था 0.4 मान, कुछ तो मीटर है, ठीक? एग्जैक्ट वैल्यू देता हूँ यार, नहीं तो गड़बड़ आंसर आता है। आई विल गिव यू एग्जैक्ट वैल्यूज, 1 सेकंड। मास 1 kg है ना? तो ये है आपका 3 मीटर करो इसको। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू देता हूँ ताकि अच्छा आंसर आए। ये 1.5 मीटर है, और म्यू का वैल्यू 0.2 है, और मास कितना है? मास नहीं दिया, मास नहीं दिया। पूछा क्या है आपसे कि ये इधर कितनी ऊंचाई तक जाएगा? ये यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पर है, ये स्मूथ है और ये स्मूथ है। पूछा क्या है? फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड
by ball on the other side. बड़े क्वेश्चन है, आपने किया होगा ना ये बचपन में शायद, ऐसे लुढ़काया होगा, वो गया होगा, ऊपर गया होगा। मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो कितनी ऊंचाई तक जाता है ये वापस? जितना 1.5 मीटर। नहीं जाता। 1.5। अब फ्रिक्शन है तो क्या उतना जाएगा? नहीं वो जाएगा, उतना नहीं जाने वाला है। तो बताओ कितना जाएगा, बता दो, बता दो कैसे करें इसको। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से नीचे आने की वेलोसिटी निकालेंगे, फिर फ्रिक्शन की वजह से कितनी कम हुई, और उसके बाद फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो पूरे पे ही लगा लो ना वर्क एनर्जी थ्योरम, अलग अलग क्यों लगाते हो आप? इसको मान लो पॉइंट नंबर 1, इसको मान सर लो पॉइंट नंबर 2, पूरे पे ही लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। मुझे बताओ क्या K1 K2 दोनों जीरो होगा? यस सर। क्योंकि यहाँ आएगा तो रिलीज किया है, तो रिलीज किया है तो K1 तो जीरो ही है। क्या यहाँ आएगा तब भी रुकेगा पार्टिकल थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम हाइट पर? तो यहाँ पर भी K2 क्या हो जाएगा? जीरो। जब K1 K2 दोनों ही जीरो है तो क्या डेल्टा के भी जीरो हो जाएगा? यस सर। अब वर्क डन देखते हैं कौन कौन सा फोर्स इस पे लग सकता है, कौन कौन सा फोर्स इस पे लगेगा पार्टिकल पर। तो एक तो नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन और और एक ग्रेविटी। ग्रेविटी और फ्रिक्शन। क्या ये तीनों फोर्स लग सकते हैं? यस यस सर। नॉर्मल जीरो। नॉर्मल का वर्क डन क्या हमेशा ही जीरो होगा? यस सर। कैसे पता? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर रहेगा परपेंडिकुलर वो, होता है। हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है वो, चाहे फिर वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, हमेशा ही तो वो परपेंडिकुलर ही है। चलो ग्रेविटी का वर्क डन एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव पर है ना? पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ में ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ में ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव। तो ग्रेविटी का टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो मेरे हिसाब से mg इंटू 1.5 और माइनस mgh, राइट? यस सर। यस सर। ये ग्रेविटी का वर्क डन है। अच्छा फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 तो ग्रेविटी सॉरी फ्रिक्शन का वर्क डन केवल इस पोर्शन में ही काम करेगा, वो सर भी माइनस म्यू mgd बराबर जीरो। बोलो प्रणव क्या हुआ? सर वो mg मतलब ग्रेविटी का वर्क डन नहीं समझा सर। ग्रेविटी का वर्क डन का फॉर्मूला बता तू मुझे, अभी समझ जाएगा। mgh mg तो कितना, mg h कितना है पहले केस में देखो, 1.5 और दूसरे केस में फाइंड करना है। फिर तो mgh होगा ना, लेकिन अगर इसको h मान लिया तो सर वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला वो अबे नहीं नीचे आएगा तो पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। पता? यस सर। समझ गया? नीचे Yes, आ रहा है sir. ना ये तो प्लस। तुझे पता नहीं है क्या ग्रेविटी का नीचे आते तो वर्क डन पॉजिटिव होता है? वो अरे प्लस mgh माइनस mgh लिखाया होगा ना मास्टर ने, यस सर। और बोला भी होगा नीचे आए तो प्लस mgh, ऊपर जाए तो माइनस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पे प्लस mgh और यहाँ पे माइनस mgh। h वर्टिकल डिस्टेंस से हम लेते हैं। अब देखो साहब मैक्सिमम हाइट हमने h मान लिया है, तो h निकालना, वैल्यू डाल दो, म्यू mgd तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। d का वैल्यू So कितना वो है? D d यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है yes. है ना? डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन के वर्क डन का डिस्प्लेसमेंट कितना आया वो है ये, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक की है, ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। सो जस्ट वैल्यू डालो। क्या m तो कट गया, m तो कट गया, g भी कट गया, m भी कट गया, g भी कट गया, सर आंसर क्या बचा? सर 0.9 मीटर। 0.9 मीटर। राइट, कुछ तो भी आ जाएगा। तो म्यू है 0.2 और d है 3, तो h आ जाएगा 1.5 माइनस 0.6 यानी कि 0.9 मीटर। खत्म? यस और नो? यस। सर वो डेल्टा के जीरो कैसे आया वो फिर से बताओ ना। मुझे बताओ इनिशियली उसको रिलीज किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा या नहीं होगा? यस सर जीरो होगा। अब जब वो ऊपर चला जाएगा दूसरी तरफ तब भी क्या उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होगा, तभी तो रिटर्न मारेगा। यस सर। तो बस दोनों जीरो, K2 जीरो, K1 जीरो, तो डेल्टा के भी जीरो। यस सर। समझ गया? यस सर। हार्ड नहीं है बेटा, इसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए।
कि हो क्या रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अब एडवांस वाला क्या पूछता है, सुनना ध्यान से। मुझे बता वो बॉल वहीं रुका रहेगा या फिर से नीचे आएगा? फिर से नीचे। फिर से नीचे आएगा। फिर से आएगा। नीचे अगर वो आता है तो क्या फिर से फ्रिक्शन उसका लॉस कराएगा? यस यस सर। है ना? तो हर बार कितना लॉस Yes. करा रहा है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन हर बार कितना लॉस कराएगा? 0.6 का। 0.6। 0.6 यानी कि अगर अब 0.9 तक ऊपर चढ़ गए तो इस पर अगली बार कितनी ऊपर तक चढ़ेंगे? बस 0.3 तक। 0.3। 0.3 तक। अब यहां पर जब आप 0.3 तक चढ़ गए तो क्या फिर से यहां पर चढ़ पाएंगे क्या दोबारा? नहीं, दोबारा हम यहां पर चढ़ नहीं पाएंगे। तो 0.3 तक अगर आप यहां आ चुके हैं तो बस 0.6 और चलना है आपको। तो 0.3 यहां चल लेना, 0.3 यहां चल लेना। क्या आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? क्या हुआ एग्जैक्टली मैं बताता हूं। शुरू से जब आपने रिलीज किया उस बॉल को तो स्मूथ कर्व पे आई, कोई लॉस नहीं हुआ, वर्क डन mgh हुआ, बट फिर फ्रिक्शन ने लॉस कराया। फ्रिक्शन हर बार कितना लॉस कराएगा? 0.2 इंटू 3 का, जब वो पूरा डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले 1.5 से आपने छोड़ा था, 0.6 का लॉस हो गया, तो 1.5 माइनस 0.6 आ गया 0.9। अब ये 0.9 से वापस पलटी मारेगा और वापस अगली बार चढ़ेगा तो फिर से 0.6 का लॉस होगा, यानी कि 0.3 तक ही चढ़ पाएगा। अब ये उधर चढ़ ही नहीं सकता, बीच में कहीं तो रुके, औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। कोई बता सकता है मुझे कहां रुकेगा ये, किस पोजीशन पे रुकेगा? सर वो दूसरा जो स्लोप है ना उसके पास रुकेगा सर। हाँ, लेकिन कहां रुकेगा? एग्जैक्ट पोजीशन बताओ। तो 3 मीटर के एंड पे। 3 मीटर के एंड पे रुकेगा। ये तुक्के से आप बता रहे हैं या फिर आपने निकाला है सोल्व करके? तुक्के से बता रहे हैं तो गलत आ जाएगा। सर 0.3 माइनस 0.6 होगा ना, तो नेगेटिव में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं समझा नहीं तुम। देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। बढ़िया हो जाएगा उस टाइम पे क्वेश्चन एक्चुअली कि फाइनली कहाँ रुकेगा। तो मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ हुआ क्या। यहीं पर फ्रिक्शन है बस। ये पहला कंडीशन था, यहां से छोड़ा था, कितनी हाइट से छोड़ा था? 1.5 मीटर। 1.5। ये पहला पोजीशन। फिर कहां तक गया था ये? इधर 0.9। 0.9 ये दूसरा पोजीशन। फिर इधर कहां तक जाएगा? 0.3 तक। 0.3। ये तीसरा पोजीशन। अभी सुनना, अभी वापस इधर पूरा कवर नहीं कर पाएगा, तो हम क्या करते हैं ना, इनको उड़ा ही डालते हैं और केवल इतना सा ही क्वेश्चन हम रख लेते हैं कि अगर इसको 0.3 से छोड़े तो ये कितनी दूर जाके रुकेगा। यस और नो? क्या यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका? अगर 0.3 से छोड़े हम मास m को और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी गिवन है, तो क्या हम लोग वापस से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्या ये जो डिस्टेंस है, क्या हम स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये फिर से? यस। तो देखो कैसे निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। मुझे बताओ, यहाँ का तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा ही होगा, और जहां पे रुकेगा क्या वहां का भी काइनेटिक एनर्जी 0 ही होगा? यस सर। यस। तो फिर क्या लगाना है? वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? gh, mgh यानी कि mg इंटू 0.3। 0.3 और फ्रिक्शन का वर्क डन इस बार क्या होगा? माइनस म्यू mg डी स्टॉप। यस और नो? फिर डी स्टॉप ही तो Yes. निकल। और डी स्टॉप यहाँ से निकल जाएगा, mg से mg तो कट गया, तो डी स्टॉप कितना आ गया? से म्यू भी कट जाएगा ना। म्यू कहाँ है भाई? इधर म्यू क्यों कट जाएगा? कुछ भी बोलेगा क्या? कहाँ जाके रुका बेटा? 1.5 मीटर। यानी कि एग्जैक्टली कहाँ रुकेगा वो? एग्जैक्टली बीच में, यहाँ पे रुक जाएगा। अरे समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस। एक्चुअली ये पूछता नहीं है आपसे, ये जो भी मैंने निकाला ना ये एडवांस वाला ही पूछता है बस, कहाँ रुकेगा।
बट मेंस वाला क्या पूछेगा, कितना ऊपर तक जाएगा, कितना ऊपर तक का मेंस का डिपार्टमेंट है, रुकना कहाँ है वो एडवांस का डिपार्टमेंट। लेकिन लगता दोनों में वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। आई होप यू ऑल गॉट दैट पॉइंट। तो मैंने दोबारा से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया रुकने वाले के। यस सर। चले, शुड आई गिव यू वन मोर लाइक दिस? ये अच्छा एग्जांपल है। यस सर। आई विल गिव यू, ओके। सिमिलर एग्जांपल है ये छोड़ दिया, ये 5 मीटर से छोड़ा इस बार, ठीक है। है ना, और ये मान लो आप फिर से कितना 4 मीटर मान लो इसको। यहाँ पे फ्रिक्शन है, म्यू का वैल्यू है 0.2। तो आपको बताना है कि ये इधर कितनी हाइट तक चढ़ पाएगा, बताओ। पहली बार में 5 तक जाएगा या थोड़ा कम जाएगा? थोड़ा कम जाएगा। तो आपको बताना है ये एच कितना होगा, बताओ जल्दी से। कैसे करेंगे जी? वही क्या लगाएंगे वापस से क्या अप्लाई करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। 4.2 आया सर, 4.2 मीटर। यस सर। कितना आया? 4.2। 4.2। सही है। अभी इसको ना 0.5 करो। अब बताओ 0.5 से करो, अच्छा आंसर आएगा। सर 3 मीटर है। 3 मीटर। K1 K2 तो दोनों 0, तो डेल्टा के भी 0, नॉर्मल का भी वर्क करेगा ही नहीं। ग्रेविटी का यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रणव? प्लस mgh। यस सर। और यहाँ हो जाएगा माइनस mg। और फ्रिक्शन का म्यू mgd। यस सर। और डी की जगह 4, म्यू की जगह 0.5। तो कितना आगे बेटा एच? यहाँ से मेरे हिसाब से 3 आएगा। यस सर। यानी कि हर बार कितनी हाइट का लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से? 2 मीटर। यानी कि ये अगर मान लो 3 मीटर आया तो अगली बार ये कितना चढ़ेगा इधर? बस 1 मीटर। 1 मीटर। क्या अगली बार फिर से चढ़ पाएगा क्या? नो सर। कहाँ रुकेगा बताओ, कहाँ रुकेगा? पहले 1 मीटर पहले रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज लगा देंगे। यस सर। We will apply the same चीज। हमें हाइट पता चल गई है, बस हमें mgd is equal to 0। mg1 माइनस म्यू mg करना है। यही करना है ना बस। यस सर। mg तो कट ही जाएगा, तो डी स्टॉप कितना आ जाएगा? सर 0.5 मीटर पे रुकेगा। नहीं 2 मीटर पे रुकेगा। हाँ सॉरी 2 मीटर। आधे पर रुके। सर हमेशा बीच में ही रुकेगा क्या? हाँ हमेशा बीच में नहीं रुकेगा हमेशा बीच में नहीं रुकेगा। अभी 0.22 ले रहा था ना, तो बीच में नहीं रुकेगा, ठीक है। वो केसेस के ऊपर डिपेंड करता, हमेशा नहीं। अभी कंक्लूजन मत दे, जैसे मैं कुछ कंक्लूजन नहीं दे रहा हूँ ना, जैसे तू मत कंक्लूजन दे कि हमेशा बीच में रुकेगा, कुछ भी उखाड़ लो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जरूरी नहीं हमेशा बीच में। So this is good question. चले, तो ऐसे पॉइंट मार करके देता है वो भाई, डराता है लोगों को। ए बी सी डी ई, बताओ फाइनली कहाँ रुकेगा? तो ऐसे देता है पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर, पॉइंट ई पर, पॉइंट सी और डी के बीच में,
पॉइंट डी और ई के बीच में है, ऐसे पूछता है वो। आपको पता है कहाँ रुक रहा है इस केस में? डी पे। सर तो एडवांस पे नहीं पूछ मेंस पे नहीं पूछेगा नहीं? मेंस में रुकने वाला नहीं पूछता है वो। मेंस में तो हाइट पूछता है, कितना हाइट तक जाएगा, फिर कितना हाइट तक जाएगा, ऐसे ही पूछ। बट हमको तो पता है ना कहाँ रुकेगा, हमको क्या दिक्कत है। यस सर। सर टाइम पूछ सकता है? टाइम किस चीज का? रुकने का? कितने देर में? किस हाँ टाइम पूछ पे सकते हैं। रुकेगा? टाइम तो निकालना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि टाइम तो 1D का केस हो गया ना आपके लिए। टाइम तो आपके लिए 1D हो गया बेटा। 1D नहीं हुआ? देखो बताऊं क्या 1D हो यस गया? सर। हाँ 1D हो जाएगा टाइम आपके लिए, कोई खास बात नहीं है। बता दो क्या? √2s/e है, कुछ याद आया? यस सर। यस सर। सर 1D हो पर वो जाएगा। हमें 12/g सर वो तो प्लैंक के लिए लगाते ना हम। ये प्लैंक के लिए था? क्या बोल रहे नहीं हो? सर, ये तो हमें मोशन जनरल अंडर फॉर्मूला है ग्रेविटी ना, में, तो जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल मोशन फॉर्मूला। अंडर ग्रेविटी में था। हाँ जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। T/2 में हॉरिजॉन्टल। हाँ यस। देखो मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, आप बताना आंसर क्या आएगा, ठीक है? एक को मैंने यहां से लुढ़काया और एक को मैंने यहां से गिरा दिया, दोनों को रिलीज किया मैंने, है ना? एंगल फेंगल भी दे दिया मैंने आपको लेटेस्ट से। ठीक, बोला ये एच, इसको नीचे आने में T1 टाइम लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है ये भी। और इसको नीचे आने में T2 टाइम लग रहा है, इसको T1 लग रहा है, इसको T2 लग रहा है। बताओ रेशियो कितना आ जाएगा? T1 T2 का रेशियो बताओ। 1:1. समझ रहे हैं आप? 1:1. केस समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप? पहली बात तो आर यू गेटिंग द केस और नॉट? एक को ऐसे रिलीज कर दिया आपने और एक को अलोंग द प्लेन रिलीज किया है। प्लेन फिक्स्ड है, प्लेन नहीं मूव कर, इनक्लाइन प्लेन। तो इसको टाइम T1 लगता है नीचे आने में, इसको टाइम T2 लगता है। तो आप बताइए रेशियो क्या होगा T1 T2? 1:2। तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? √2s/, तो अगर मैं T2 की बात करूं तो ये हो जाएगा √2h/g। यस और नो? T2 की बात करूं तो, क्योंकि T2 तो मुझे पता है ना, वो 1D का केस है। होप यू रिमेंबर द 1D वाला केस, यस है ना? फ्री फॉल यू रिमेंबर, टाइम ऑफ लाइट √2h/g। अरे याद है या भूल गए 1D? याद है सर। हाँ, तो T2 हो जाएगा √2h/, T1 कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से, लेकिन s ये पकड़ेंगे और एक्सेलेरेशन पकड़ेंगे g sin थीटा। यस और नो? यस सर। और ये कितना आ जाएगा h के टर्म्स में? h के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? ये sin थीटा से, sin थीटा बराबर h/l। तो l बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। sin थीटा। तो डाल दो इधर √2 h/sin थीटा, और a की जगह क्या? g sin थीटा। क्या आ गया ये? √2h/g। 1/sin थीटा √2h/g। T1 आ गया। बताओ sin थीटा एक से बड़ा या छोटा? sin थीटा एक से बड़ा या छोटा? छोटा। sin थीटा एक से हमेशा क्या होता है? छोटा ही होता है। तो कौन सा टाइम बड़ा, कौन सा टाइम छोटा? T1 बड़ा होगा सर। T1 बड़ा होगा। समझ में आया? बराबर नहीं होगा, बराबर टाइम नहीं होगा, अलग होगा। यू गॉट द पॉइंट? T1 और T2 कैसे निकाले? साइन थीटा से साइन थीटा नहीं जाएगा क्या सर? देखो देखो जाएगा तो उड़ा दो, मुझे क्या देखो। साइन थीटा करता है। अच्छा यहाँ पे बताओ 3/2/2 2 उड़ा दो क्या? नो सर उन्हीं नहीं उड़ा देते हैं यार, क्या दिक्कत? 3 आ जाएगा आंसर। 3/4 लोग तो आ बोल रहे जाएगा। 3/4 आएगा। साइन थीटा उड़ा दो यार, उड़ेगा ना? नो नो सर। फिर 3/4 आएगा फिर। अरे
अरे इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं यार, इतना भी डिफिकल्ट थोड़ी है वो, है ना। आप याद रखिएगा ये, है ना, ताकि क्या कभी कभी पूछ लेता है वो। अच्छा फ्रिक्शन घुसेड़ दूंगा तो क्या एक ही जगह क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस जी थीटा। sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। हाँ, यानी कि अगर मुझे फ्रिक्शन वाले केस में निकालना है, टी फ्रिक्शन वाले केस में, तो सेम फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन साइन थीटा, तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन एक ही जगह क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस म्यू कॉस थीटा। यस, माइनस म्यू जी cos। टी फ्रिक्शन वाला है, ताकि आपको हर जगह से कहीं से भी पूछ ले, कैसे भी आप लोग कर सकते हो। तो फ्रिक्शन वाला हो, डायरेक्ट छोड़ा हो, ऐसे छोड़ा हो, वैसे छोड़ा हो, कोई सा भी रिलेशन आपको निकालना हो, तो T1 और TF में क्या रिलेशन आ जाएगा बताना जरा, TF और T1 में रिलेशन, TF बाई T1 में क्या क्या कट गया देख लो एक बार, वो 2s तो कटी है, हाँ, तो ये बचता है साइड से साइन थीटा, ये शायद मैंने पहले भी बताया आपको, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, बताया ना ये मैंने बताया बेटा, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। फ्रिक्शन वाला और बिना फ्रिक्शन वाला ये बताया होगा यार, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू रूट A1 अपॉन A2, आई होप यू रिमेम्बर दिस। यस सर। सो एक में आएगा सिर्फ जी साइन थीटा, एक में आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो जी तो कट जाता था, तो यही आता था। टाइम का फंडा बता रहा हूँ आपको, टाइम कैसे निकालते। तो टाइम का जो भी है ना मैक्सिमम, देखो वर्क पावर एनर्जी में टाइम का कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं एक आदमी 10 सीढ़ियां चढ़ गया और उसको 1 मिनट लगा, दूसरा आदमी भी 10 सीढ़ियां चढ़ गया, सेम आदमी, लेकिन 5 मिनट लगा, बताओ किसका वर्डन ज्यादा किसका वर्डन कम। दोनों सेम आदमी, ये भी 50 किलो का और ये भी 50 किलो का, बताओ किसने ज्यादा वर्डन किया किसने कम वर्डन किया। सर ऊपर वाले ने दोनों ने सेम किया है वर्कडन। दोनों ने सेम वर्डन किया, क्योंकि वर्डन के फॉर्मूले में कहीं भी टाइम वाइम आता नहीं है, दोनों का वर्डन mgh है। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये h है टोटल, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, दोनों का वर्डन mgh है। इसमें दूर से दूर तक टाइम नहीं है, इसमें भी दूर से दूर तक टाइम नहीं है बेटा, दोनों ने सेम वर्क किया है। बट पावर दोनों का कैसा है, पावर दोनों का कैसा है, अलग है, अलग अलग। क्योंकि पावर का फॉर्मूला जब आएगा तो वो क्या आएगा, वर्क टाइम के है ना। तो वर्क डन का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे तो नोट डाल लो, वर्क डन हैज नथिंग टू डू विद टाइम इन सच केसेस। हाँ बट पावर हैज टू डू। तो बताओ किसका पावर ज्यादा होगा फिर दोनों आदमियों में से, ऊपर वाले ऊपर वाले का पावर ज्यादा, ऊपर वाले का। हम बोलते हैं ना शक्तिमान, देखो हम कैसे बोलते हैं शक्तिमान, हम ऊर्जावान नहीं बोलते, आपने सुना क्या, देयर इज शक्तिमान, देयर इज नॉट ऊर्जावान। Why शक्तिमान? Because he could do the things faster than you. आप लोग भी यहां से बंबई जा सकते हैं, है ना, आपको 12 घंटा लगेगा, अरे वो 1 घंटे में पहुंच गया, दैट इज वही शक्तिमान। ऐसे घूमेगा गोल चक्री चक्री चक्री, आप भी हवा में रह सकते हैं बट कुछ सेकंड के लिए, वो बहुत देर तक हवा में रह सकता है, दैट इज वही शक्तिमान, ऊर्जामान नहीं शक्तिमान, क्योंकि शक्ति मतलब पावर और ऊर्जा मतलब एनर्जी, एनर्जी यानी कि वर्क। समझ में आ रहा है अंतर, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन शक्ति एंड वर्क? यस सर। वर्क इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए एक दिन में, कोई बच्चे ने 10 दिन में 10 क्वेश्चन किए, बेटा सेम वर्क डन है दोनों का, लेकिन पावर जो 10 दिन में कर रहा है उसका कम है, वर्क डन दोनों का सेम है। सो वर्क डन का कोई लेना देना नहीं है टाइम से, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि वर्कशीट में, इसमें वो बोलेगा टाइम इतना है, एक कुली ने 2 मिनट में कर दिया, दूसरे कुली ने वही काम 10 मिनट में किया, बताओ किसका वर्क डन ज्यादा, आप गधे की तरह लगा देंगे।
एक ने 10 मिनट में किया, एक ने 2 मिनट, 2 मिनट का ज्यादा है यार वर्क डन। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, दोनों का वर्क डन सेम है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्प्रिंग वर्क डन, तो हो ही गया है अपना। यस यस आई गॉट इट, आई गॉट इट। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग आता है अपना पोटेंशियल एनर्जी। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ जाओ, काइनेटिक एनर्जी जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आप समझ सकते हैं इसकी औकात क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बता सकता है इसका डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन? The energy contained in a body when it is in the state. Nobody has any idea what is potential energy? by the body when it, सर मैं बोला ना, the energy, मैं बोला था। sir, the energy possessed by, मुझे सुनाई क्यों नहीं energy दिया? possessed by body Sir, energy that a body When has it is at the state. At height. when it is at height. देखो, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मीनिंग जो आप लोगों को पता है वो बता देता हूं पहले, फिर मैं रियलिटी से वाकिफ करूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी वाकई में है क्या चीज। आपको क्या पता है? एनर्जी stored by virtue of its position, right? Yes, sir. ये पढ़ा होगा शायद आपने इधर उधर कहीं पे कि वर्च्यू ऑफ पोजीशन से हमारे पास में क्या रहता है, एक एनर्जी रहता है। वही क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है वो, स्टोर्ड एनर्जी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन बहुत ही भंगार है, मतलब इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। इवन डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी इससे नहीं आ पाता, इतना खतरनाक है ये। अभी मैं आपको बताता हूँ वाकई में पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आज समझाऊंगा, कल लिखाऊंगा। हाँ बोलो बेटा। सर, जैसे जैसे हाइट कम होती है पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती है। राइट। अरे औकात चाहिए ना वेद कुलकर्णी। आपको जो पढ़ा है वो गलत नहीं है, लेकिन वो क्या, अधूरा ज्ञान। अधूरा मतलब बहुत छोटा। अभी आप बोलो दूसरी के बच्चे को भी वर्क पढ़ाते हैं, उसको भी बोलते बेटा काम करो, कार्य करो, इधर जाओ उधर जाओ, उसको भी कार्य के बारे में समझाते हैं, लेकिन उसको कार्य का डेफिनेशन नहीं पता अच्छे, कार्य वो निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेवल हम लोग करते हैं चीजों को, जिस जिस स्तर पे। गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण रूपेण सही भी नहीं है, क्योंकि उससे उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या चीज। देखो समझना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है थोड़ा सा टाइम लगेगा पोटेंशियल एनर्जी को समझने में। जितना टाइम आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए लगा ना, उससे ज्यादा लगेगा। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आपको पता है मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी आती है 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है ही नहीं। कोई बोले सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो है mgh। कितने लोग को लगता है ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है? आपने पढ़ा होगा शायद छोटे क्लास में, पढ़ा है क्या? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। झूठ मत बोलो, पढ़ा है तो बोलो। वो तो वहाँ एनर्जी थ्योरी पढ़ा है सर, पढ़ा होगा, पढ़ा होगा बिल्कुल। सर पर वो तो वर्क एनर्जी, ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, एनर्जी थ्योरम, ये तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है। ये कहां से पोटेंशियल एनर्जी होगी? अच्छा तो क्या वर्क डन बाय
ग्रेविटी ही पोटेंशियल एनर्जी है क्या? क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी ही पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ट्रू और फॉल्स? नो सर। नो। अगर ऐसा होता तो मैं जब वर्क डन बाय ग्रेविटी पढ़ाया था तभी बता देता कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ही पोटेंशियल एनर्जी होता है है ना? तो इसमें बहुत सारे फ्लोज है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, लिखाऊंगा कुछ भी नहीं आज। देखो क्या होता है, मान लो, समझना, बहुत आसानी से समझाऊंगा। ये एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा है, मतलब इसमें ग्रेविटी किधर लग रहा है? ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, ठीक है, पक्का डाउनवर्ड। है ना? अब मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट? यस यस। अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, यानी कि मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, यानी कि मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। सो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो क्या मुझे, मैंने जो वर्क किया वो वर्क क्या हो रहा है इसमें? स्टोर हो रहा है। यस और नो? सर कैसे पता स्टोर हो रहा है? मुझे तो दिख नहीं रहा स्टोर हो रहा है। अरे हाथ हटा दो वहां से, पता लग जाएगा स्टोर हुआ या नहीं। मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं ना बेटा, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है, और वही वर्क डन किस में स्टोर हो रहा है? इसमें स्टोर हो रहा है। किसके टर्म्स में? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। और जब मैं उसको छोड़ दूंगा तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? और क्या वो वापस से यही मरे वापस आके? यस। चलो स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग को मैं ऐसे खींच रहा हूं नेचुरल लेंथ से, बताओ वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ये ब्लॉक मान लो आप, तो आप ब्लॉक को खींच के यहां तक ले आए, तो क्या हो रहा है ना, मेरे वर्क डन की वजह से उस ब्लॉक में एक एनर्जी स्टोर हो रही है, और वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब मैं उसको छोड़ दूंगा ब्लॉक को, तो क्या वो वापस से इधर आएगा झटके से? यस और नो? वही पोटेंशियल एनर्जी फिर किसको जन्म देगी? काइनेटिक एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन यही होता है कि whenever some work is done by external force against conservative forces, that work done is stored in the system in energy, and that energy is known as potential energy. ये डेफिनेशन आपको किसी ने बताई क्या? नहीं बताई होगी। नहीं। लेकिन इससे हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। by the virtue of the position से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। So when some work is done against conservative forces, against conservative यानी कि स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, they are conservative forces, उनके अगेंस्ट जब वर्क करेंगे तो वो वर्क किसमें स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। और जब आप छोड़ देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या प्रोवाइड करेगी? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी का रियल फील है। कल हम देखेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव ग्रेविटी के अगेंस्ट करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अगेंस्ट करेंगे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एमजीएच आप बोल रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं हम लोग, तो वर्क स्टोर होता है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में कोई फायदा नहीं। फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो कभी स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। विस्कस फोर्स के अगेंस्ट आप अगर वर्क करेंगे वो कभी भी जिंदगी में स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन जब भी आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो एनर्जी में स्टोर होगा, और वही एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कल इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, बाय। सर